अभी क्या लग रहा है, दिल्ली किस तरफ जा सकती है? किस तरह के आंकड़े आप दर्शकों को बता सकते हैं? शरद, असल में हुआ ये है कि जब उसके बाद फिर हरियाणा चुनाव में फ्लॉप हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में फ्लॉप हो गई, तो दरअसल इसी वजह से दिल्ली में ओपिनियन पोल नहीं हो रहे हैं। तो यशवंत जी का जो ट्रैकर है वो दिल्ली के चुनाव के बारे में अभी 3 तरह के आंकड़े उसने एक एक करके पेश किए हैं। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला तो सवाल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो तो उसमें अरविंद केजरीवाल लगातार आगे बने हुए हैं, कोई उनके नजदीक भी नहीं फटक रहा है। एक जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो बट रहा है, और प्रो इनकम्बेंसी का वोट है वो एक ही जगह पड़ रहा है, एक ही जगह पड़ रहा है। तो इस बार भी आम आदमी पार्टी की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्त्री वोटरों के मामले में 10% की है। पुरुष वोटरों के मामले में भाजपा और आम आदमी तकरीबन बराबर आ गए हैं। हालांकि पहले आम आदमी पार्टी को उसमें भाजपा के ऊपर बड़ी बढ़त हासिल थी 2015 और 2020 में। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है। सीटें प्रिडिक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर वोट शेयर ज्यादा है तो सरकार बना सकती है। स्थिति बनी रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी को आराम से बहुमत प्राप्त हो जाएगा। दिल्ली चुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है और ऐसे में जरूरत है यह समझने की कि दिल्ली किस तरफ जा सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहली बार द स्वतंत्र पे। जी, धन्यवाद। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप काफ़ी समय से मॉनिटर कर रहे हैं और सारे चुनाव आप मॉनिटर करते हैं। अभी क्या लग रहा है, दिल्ली किस तरफ जा सकती है? किस तरह के आंकड़े आप दर्शकों को बता सकते हैं, और कैसे, ताकि जो दर्शक है, जो दिल्ली में भी है, जो दिल्ली के बाहर भी है, देश और दुनिया में है, वो कैसे समझें कि दिल्ली किस तरफ जा रही है? शरद, असल में हुआ ये है कि जब से लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां फ्लॉप हुई हैं, उसके बाद फिर हरियाणा चुनाव में फ्लॉप हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में फ्लॉप हो गई, तो दरअसल इसी वजह से दिल्ली में ओपिनियन पोल नहीं हो रहे हैं। इतने दिनों से चुनावी मुहिम चल रही है, ओपिनियन पोल अगर होते तो उससे पहले ही शुरू हो जाते, और हम लोगों से ओपिनियन पोल के जरिए कम से कम एक आइडिया मिल जाता है। हम एक नज़र में देख सकते हैं कि दरअसल ज़मीन पे क्या घटित हो रहा है। कभी कभी वो गलत भी होते हैं, कभी कभी आधे सही होते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदाज़ा लगाने के लिए कम से कम एक स्रोत होता है। ओपिनियन पोल न होने से एक बड़ी समस्या है, जो कि जिसका सामना हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं 2 चुनाव शास्त्रियों की बात आपसे करूंगा, जो सेफोलॉजिस्ट जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। एक हैं यशवंत देशमुख और दूसरे हैं प्रोफेसर संजय कुमार। यशवंत देशमुख की संस्था सी वोटर है, तो वो अभी कुछ दिन पहले तक बहुत बड़े पैमाने पर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वगैरह वगैरह सब करती थी। इस बार वो तो नहीं कर रही है, लेकिन उनका एक साल भर ट्रैकर चलता है, जिसके जरिए वो देश के लगभग सभी हिस्सों में पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि जनता की राजनीतिक राय क्या है। मतलब एक तरह से वो खुल के नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन ये है कि एक तरह से ठीक है, काम कर रहे हैं। नहीं, वो खुल के ही आ रहे होते हैं। अच्छा। ट्रैकर सबके लिए उपलब्ध है, ट्रैकर का विश्लेषण होता रहता है, ट्रैकर के बारे में सोशल मीडिया पर सवाल जवाब होते रहते हैं, और अखबारों में भी उसके आधार पर लिखा जाता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि वो आंकड़े कोई गोपनीय आंकड़े हैं, वो खुले हुए आंकड़े हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उस ट्रैकर के आंकड़ों को लेकर स्वयं यशवंत देशमुख ने काफ़ी चर्चा की है। तो यशवंत जी का जो ट्रैकर है वो दिल्ली के चुनाव के बारे में अभी 3 तरह के आंकड़े उसने एक एक करके पेश किए हैं, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहला आंकड़ा 5 जनवरी को आया था। 5 जनवरी को यशवंत देशमुख ने 2 सवाल पूछे। एक सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाए रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किस व्यक्ति को आप मानते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो पहले सवाल के जवाब में उनको ये पता लगा कि 49% लोग, 49% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहे, यानी सरकार को बनाए रखने के पक्ष में वो वोट दे रहे हैं। और 46% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक नहीं है, उसको जाना चाहिए, वो उसके खिलाफ वोट करेंगे। यानी दोनों के बीच में 3% का फासला था। लेकिन इस 3% के फासले पे भी यशवंत जी का कहना ये था कि ये जो 46% लोग हैं, ये 46% वो लोग जो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ हैं, ये एक जगह वोट नहीं देने वाले हैं। अच्छा। इनमें से कुछ ना कुछ वोट कांग्रेस को भी मिलेगा, सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगे। तो इस दृष्टि से वो 3% का भी फासला जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में कुछ ज्यादा हो जाता है। इसको ऐसे पिछले चुनाव में कांग्रेस को 4.25% वोट मिले थे। अगर मान ली इतने ही वोट कांग्रेस को इस बार मिलते हैं, तब भी तो इन 46% में से 4.25% वोट निकल जाएंगे। जो समझाने के लिए बता दूं कि अगर 49-46 दिख रहा है, तो ये नहीं है कि आप 49% पे है, बीजेपी 46 पर दिख रही है। ऐसा नहीं है। बीजेपी नहीं, इसमें कांग्रेस का भी हिस्सा है। कांग्रेस का छोटा हिस्सा है, बीजेपी का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, जहां तक मुख्यमंत्री
कौन होना चाहिए इसकी प्राथमिकता का सवाल है, उसमें मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल को 47% लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री होना चाहिए। अजय माकन को जो कांग्रेस के हैं उनको केवल 2% लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री होना चाहिए। और भाजपा के बंदे को 16% लोग कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री होना चाहिए। मतलब कोई मुकाबला नहीं है। मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं इन आंकड़ों के अनुसार। ये 5 तारीख का आंकड़ा था, 5 जनवरी ठीक है। फिर 10 दिन बाद 15 तारीख को फिर से उनके आंकड़े सामने आए, उनका विश्लेषण हुआ। उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए रखने वाला आंकड़ा जो है वो 51% पे पहुंच गया। अच्छा। हाँ, और इनका आंकड़ा जो है वो घट के 46% पे ही रहा। तो 45% पे आ गया, 1% गिर गया। तो दोनों के बीच का फर्क जो है वो 6% हो गया। यानी आम आदमी पार्टी के पक्ष में 6% रुझान हो गया। अच्छा, और वो बात अपनी जगह बनी रही कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो भी वोट पड़ रहे हैं वो वोट एक जगह नहीं पड़ रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ वोट कांग्रेस में जरूर जाएगा, कम या ज्यादा। तो इस लिहाज से वो 6% भी काफी ज्यादा और थोड़ा बड़ा आंकड़ा हो जाता है। उसके बाद 22 तारीख को फिर आंकड़े आए। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला तो सवाल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा। तो उसमें अरविंद केजरीवाल लगातार आगे बने हुए हैं, कोई उनके नजदीक भी नहीं फटक रहा है। 22 तारीख को आंकड़े आए, तो 22 तारीख के आंकड़े में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए रखने वाले लोगों का 1 या 2% कुछ कम हो गया। अच्छा। हाँ, तो उसमें आप कह सकते हैं कि उनका 4%, जो 6% का फर्क था वो 5% का फर्क रह गया। अच्छा, तो लेकिन वो बात अभी भी जगह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो बट रहा है। और प्रो इनकम्बेंसी का वोट है वो एक ही जगह पड़ रहा है, एक ही जगह पड़ रहा है। अच्छा, तो ये स्थिति है। अब उसके बाद और दूसरे पहलुओं का विश्लेषण करता है ट्रैकर, जैसे कि स्त्रियों का वोट किस तरफ जा रहा है। तो हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो औसत वोट मिलता है उससे स्त्रियों का वोट उसको 10% ज्यादा मिलता है। अच्छा, हाँ, ज्यादा मिलता है। तो इस बार भी आम आदमी पार्टी की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्त्री वोटरों के मामले में 10% की है। यशवंत जी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को वोट मिला था स्त्रियों का, उसमें से काफी वोट, करीब 1/3 छिटक के आम आदमी पार्टी में आ चुका है विधानसभा के संदर्भ में। भाजपा को जो स्त्रियों का वोट मिला था उसमें से भी काफी वोट छिटक के आम आदमी पार्टी में आ चुका है। अच्छा। हाँ, इसके बावजूद कि भाजपा ने वो अपनी योजना वगैरह सब घोषित कर रखी है 2500 रुपए की, उसके बावजूद भी स्त्रियों के वोटों के मामले में आम आदमी पार्टी अभी भाजपा से काफ़ी आगे है। लेकिन करीब 15-1% वोटर ऐसे हैं जिनकी स्त्री वोटर ऐसे हैं जिनकी अभी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं है। तो उनका मानना यह था कि इसको पटाने के लिए सब संघर्ष होगा। आम आदमी पार्टी भी अपनी ओर खींचेगी, भाजपा भी अपनी ओर खींचेगी। अगर ये लोग भाजपा की तरफ चले गए तो भाजपा का जो अंतर है वो अंतर घट जाएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए तो वो अंतर बढ़ जाएगा। तो ये तो उनका कहना है। दूसरे वो ये भी मानते हैं कि पुरुष वोटरों के मामले में भाजपा और आम आदमी तकरीबन बराबर आ गए हैं। हालांकि पहले आम आदमी पार्टी को उसमें भाजपा के ऊपर बड़ी बढ़त हासिल थी 2015 और 2019 में है। तो ये इस ट्रैकर से ही आंकड़ा निकल के आता है। ठीक है, तो मतलब हाँ। ये इसका मतलब ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है। सीटें प्रिडिक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर वोट शेयर ज्यादा है तो सरकार बना सकती है। स्थिति बनी रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी को आराम से बहुमत प्राप्त हो जाएगा। बहुमत से थोड़ी ज्यादा, बहुमत 36 में होता है, सीटें उन्हें 40 मिल सकती हैं, 42 मिल सकती हैं, 45 मिल सकती हैं, इस तरह मिल सकती हैं। पहले ऐसा 62 का और 67 का नतीजा था, वो नतीजा नहीं रहेगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं प्रोफेसर संजय कुमार की तरफ, जो कि देश के बहुत प्रतिष्ठित चुनाव शास्त्री हैं और उन्होंने चुनाव शास्त्र के ऊपर अकादमिक काम भी बहुत किया है। तो उनसे मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई। उस अनौपचारिक बातचीत में संजय जी का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी चुनावी होड़ में आगे चल रही है। अच्छा। और अगर अभी चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी को ही बहुमत प्राप्त होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि उससे बहुमत छीन सके। अच्छा, आप डेट बता सकते हैं? क्योंकि डेट के हिसाब से बहुत लोग वो करते हैं, कुछ आगे पीछे कुछ ये 1 हफ्ते पहले तक की बात है। 1 हफ्ते पहले मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है। इसके अलावा भी जब मैं लोगों से और बातचीत करता हूँ और तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ तो सब लोग यही मानते हैं कि चुनाव टक्कर का है, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे है। सबकी आम तौर पर छवि यही है। और उसमें जो प्रमुख बात है जो आम आदमी पार्टी को आगे करती है, एक तो गरीबों का वोट, वो ऐसा वोट है जिसमें जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से वो प्रभावित नहीं है।
और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल भी भेजा गया, ज़मानत भी नहीं हुई, और नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ, उससे वो वोटर प्रभावित नहीं है बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा क्या होगा इस इलेक्शन का? क्योंकि हमने देखा था चुनाव दर चुनाव हर एक चुनाव में एक अलग मुद्दा चलता है, तो इस चुनाव में किस आधार पर, क्यों जो है, अगर ये सर्वे बता रहे हैं, जो ट्रैकर बता रहा है, क्यों ऐसा इस तरफ दिख रहा होगा? ये इसलिए दिख रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजनीति करनी शुरू की, चुनावी राजनीति करनी शुरू की, तो उन्होंने कुशलता का परिचय देते हुए और दूरगामी नज़रिया अपनाते हुए एक सब्सिडी तंत्र बनाया उन्होंने, जो दिल्ली के सामान्य व्यक्ति की आमदनी के मुताबिक था। नरेंद्र मोदी का सब्सिडी तंत्र है वो सारे देश में जो आमदनी का तरीका है उसके हिसाब से, हाँ। लेकिन वो दिल्ली के लोगों की आमदनी को संबोधित करता था। मोदी जी वाला वो जनरलाइज हो जाता है, इनका बहुत स्पेसिफिक था। उसमें पानी की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, बसों में चलने की सब्सिडी, और इस तरह की हम सब लोग जानते ही हैं उन बातों के बारे में। उस सब्सिडी तंत्र ने क्या किया कि दिल्ली का जो निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग है, यानी जो 30, 40, 50 हज़ार रुपए तक की आमदनी वाला व्यक्ति भी है, बिल्कुल 5,000, 10,000 से लेकर तब की उन सब लोगों को आम आदमी पार्टी का आधार बना दिया। वो लोग अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। इससे ऊपर की आमदनी वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हम आम आदमी पार्टी को इस बार वोट दें या न दें। ऐसा नहीं है उनके बीच में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई लहर चल रही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो भाजपा के विकल्प पे भी सोच रहे हैं, जो पहले 2 चुनाव में बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो वो जो गरीब लोग हैं वो तो एक आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और साथ में महिलाएं हैं वो बहुत प्रभावित हैं आम आदमी पार्टी की योजनाओं से, अरविंद केजरीवाल से, उनके सब्सिडी तंत्र से, उनकी द्वारा दी गई रियायतों से, उनके रिकॉर्ड से वो बहुत प्रभावित हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं मेरा मानना है जो कि आम आदमी पार्टी को लड़ाई में न सिर्फ कायम रखे हुए हैं बल्कि और आगे रखे हुए हैं। यहाँ मैं एक और बात जोड़ दूँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी केवल जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से ही कोशिश नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि दिल्ली में वो पिछले 3 साल से जुटी हुई है कि किस तरह आम आदमी पार्टी को अपदस्थ किया जाए। आप इस बात पे सहमत हैं? और इसके लिए उसने एक विशाल योजना बनाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के विशाल योजना बनाई कि किस तरीके से इन लोगों को भ्रष्ट घोषित किया जाए, इनको जेलों में डाला जाए, इनकी पार्टी को तितर बितर कर दिया जाए, दिन रात हर बात में इनके ऊपर बनाया कि ये फलाना घोटाला। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का समर्थन भी है। भाजपा वाले जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, अर्जी देते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, वो फौरन जांच का आदेश कर देते हैं। तो एक तरह से इसमें भाजपा को लाभ ये हुआ कि उसने आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान किया, उन्हें बहुत सा काम नहीं करने दिया जो कर सकते थे। नुकसान ये हुआ कि भाजपा के नेता भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए बाद में। मतलब आज भाजपा का नेता कौन है? भाजपा ने पिछले लंबे अरसे से लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्रित राजनीति की है, इसलिए उनके बीच में कोई नेता नहीं उभरा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस का एक कोलेटरल डैमेज है जो कि भाजपा को भुगतना पड़ा। अगर भाजपा जनता की राजनीति करती और ये सब FIR, गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार का इल्जाम, ये सब राजनीति नहीं करती, इससे परहेज करती, तो भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक प्रक्रिया में भाजपा का एक नेतृत्व सामने आता। लेकिन सर अभी वो नेतृत्व क्यों नहीं आया सामने? क्योंकि भाजपा ने एक जो प्रशासनिक प्रमुख है दिल्ली का, उपराज्यपाल, उसको केंद्र करके राजनीति की। उससे क्या होता है कि राजनीतिक प्रक्रिया को नुकसान होता है। तो भाजपा का अपना जो पॉलिटिकल प्रोसेस था वो उससे बहुत डैमेज हुआ। इसीलिए आज भाजपा के पास अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने वाला नेता नहीं है। लेकिन मैं इसमें ये कह रहा हूँ, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि सीटें पहले जैसी नहीं आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, तो फिर तो ये बीजेपी को फायदा ही तो हुआ। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि अगर ये सब नहीं भी होता तो ये मानना कि हर पार्टी हर बार 60 प्लस सीटें लाएगी, ये बहुत गलत बात, गलत अपेक्षा है। कोई पार्टी नहीं कर सकती ऐसा। 10 वर्ष कोई भी पार्टी सरकार में रहे, सरकार कितनी भी अच्छी या कम अच्छी चले, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ नाराजगी जमा होती है। ठीक है। उस नाराजगी से कुछ तबके जो उसके साथ होते हैं उससे छिटक कर अलग होते हैं। ये हमेशा होता है। कुछ नए भी आ जाते हैं कभी-कभी, जैसे नए भी आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, उनको जेल भी नहीं आना पड़ा, वो जमानत पे भी नहीं थे, उनके खिलाफ PMLA एक्ट भी नहीं लागू किया गया था। 10 साल में उन्होंने भी तो बहुमत खो दिया। वो अपने प्रभाव क्षेत्र में 77 से ज़्यादा सीटें हार गए। प्रभाव क्षेत्र में जो भाजपा का कैचमेंट एरिया था वहाँ हार गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली जैसे राज्य में, जहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है,
बहुत राजनीतिकृत है, पॉलिटिसाइज्ड है, वहाँ पर लगातार चुनावी होड़ में आगे बने रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप अपेक्षा करें कि हर बार आप 60+ सीटें लाएंगे तो ये राजनीति के जो नियम हैं उसके विपरीत होगा। हाँ, ये अच्छी बात भी नहीं है, विपक्ष एकदम खत्म हो जाएगा, तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना ये भी है कि अगर ये सब पिछले 3 साल से भाजपा ने ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और CBI और इनकम टैक्स और ED का मदद लेके जो राजनीति की है, अगर ये राजनीति नहीं की होती और सामान्य राजनीति हो रही होती तो आम आदमी पार्टी आराम से 50+ सीटें जीतती। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के लिए जो गरीब वोटर है, जो निचला तबका है, आर्थिक रूप से निचला तबका, वो साथ में, महिलाएं साथ में हैं, पर मिडिल क्लास जो है ये बीजेपी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? दिल्ली की स्थिति भिन्न है। लोकसभा चुनाव में मध्य वर्ग बीजेपी के साथ होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मध्य वर्ग के 50% से ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिलते रहे हैं विधानसभा में। तभी तो आम आदमी पार्टी इतना 53-51% वोट लाती रही। कहाँ से आते हैं वोट? तो कहीं ना कहीं से आएंगे ना। वो तो मध्य वर्ग से आएंगे। गरीब इतना वोटर होने दिल्ली में मध्य वर्ग का आकार भी बड़ा है। यहाँ प्रोफेशनल लोग, नौकरी पेशा लोग, दिल्ली नौकरी पेशा लोगों का शहर है, बसों में चलने वाले लोगों का शहर है, जो घर छोड़ के नौकरी करना जाते हैं, स्त्री और पुरुष। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली का मध्य वर्ग बड़ा है। तो दिल्ली के मध्य वर्ग को अभी तक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भाजपा पर बढ़त थी, लेकिन इस बार ऐसा शायद लगता है कि मध्य वर्ग उतने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ में हस्तक्षेप करते हुए एक नई चुनावी रणनीति अरविंद केजरीवाल ने निकाली है, जो अपने आप में अनूठी है। देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत के चुनावी इतिहास में एक नई बात है, और वो नई बात यह है कि उन्होंने मध्य वर्ग को संबोधित करते हुए एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इसके जरिए वो जातिगत राजनीति के अंदर वर्गीय राजनीति को ले आए, दूसरे उस आर्थिक प्रश्न को ले आए जिसकी कभी चर्चा नहीं होती थी। आर्थिक प्रश्न केवल महंगाई बेरोजगारी की चर्चा होती थी, लेकिन टैक्स वाले सवाल को ले आए कि भाई मध्य वर्ग कितना टैक्स देता है, वो GST के जरिए कितना टैक्स देता है, टोल टैक्स के जरिए कितना टैक्स देता है, इनकम टैक्स के जरिए कितना टैक्स देता है, और बदले में उससे मिलता क्या है। और अभी ये समय है जब बजट भी आ रहा है देश का, तो ये चर्चा में यहाँ तक कि उन्होंने वो मांगे भी रख दी कि बजट में ये कीजिए आप मध्य वर्ग के लिए। अगर केंद्र सरकार रियायत देती है तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे देखिए हमने ये मांग की थी। तो इसका अरविंद केजरीवाल को फायदा होता है कि नहीं होता है, ये तो 8 तारीख को हमें पता चलेगा। लेकिन ये एक नई बात है, और मेरा मानना है कि अन्य राज्यों में भी जब चुनाव के दौरान इस रणनीति को शायद दूसरी पार्टियां भी अपनाएंगी। एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये एक चुनावी राजनीति में एक नया एजेंडा सेट किया है। एक एजेंडा तो खैर ये भी सेट किया ही है कि वो उन्होंने 2100 रुपये की घोषणा करी, तो बीजेपी भी कर रही है, और सभी जो है अब उसी लाइन पर चले जाएं। उसकी वजह यह है कि बीजेपी को लगता था कि भाई ये रोज 1-2 दिन बाद एक नई घोषणा कर देते हैं, हमने अगर एक साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया तो हम पिछड़ जाएंगे, ये उसकी काट तमाम जारी कर देंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी 15 गारंटियां दी हैं, अब वो सब एक चीजें एक जगह हुई हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कई टुकड़ों में टूट गया आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए। यहां से भी आप देखिए कि एजेंडा अरविंद केजरीवाल सेट करते हैं और भाजपा उसके ऊपर प्रतिक्रिया करती है। मैं तो उसको कह रहा हूं कि एक समय पे खुद प्रधानमंत्री कहा करते थे रेवड़ी कल्चर ये बहुत खराब है, और खुद जो है बीजेपी को भी वो करना। ये तो बहुत, हालांकि मैं नहीं मानता ये तो रेवड़ी कल्चर बहुत बड़ा झूठ है। इस रेवड़ी कल्चर की बुनियाद स्वयं नरेंद्र मोदी ने डाली है। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जन धन योजना के तहत लोगों के खाते खुलवाने शुरू किए। क्यों? तर्क ये दिया गया कि साहब उन्हें बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया जा रहा है। ये तर्क ठीक भी है और गलत भी है। उसके पीछे असली इरादा ये था कि किस तरीके से जो निम्न वर्ग है उसकी कमाई को गोलबंद करके खातों में लाया जाए, ताकि वो पैसा सरकार के पास आ सके और सरकार उसे कारपोरेट को दे सके कर्ज के रूप में। अच्छा। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, यही तरीका है। तर्क दिया जाता है कि बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया जा रहा है। जब आप बैंक में जो पैसे आपकी झोपड़ी में रखे हुए हैं, जो पैसे आपके 1 रूम अपार्टमेंट में रखे हुए हैं, जो आपके पैसे स्टूडियो अपार्टमेंट में रखे हुए हैं, चाहे वो 1000 रुपये हों, चाहे 10,000 रुपये हों, चाहे 50,000 रुपये हों, जैसे ही आप उसे अपने खाते में जमा कर देते हैं, वो पैसे तो सरकार को उपलब्ध हो जाते हैं। अब सरकार उस पैसे को लोन के तौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्टों में लगा सकती है। वो पैसे तो सरकार के हो गए ना, सरकार के खजाने में चले गए। बैंक में गया पैसा सरकार का पैसा हो गया। एक तरह से 2019 उन्हीं बैंकों के जरिए कर्ज दिया जाता है। बाद में कर्ज आता है कि नहीं आता है वो अलग बात है, वो अलग चर्चा का विषय है। तो एक तो उसके पीछे ये तर्क था। सारी दुनिया में जो कारपोरेट समर्थक सरकारें हैं वो गरीब लोगों के पैसे का इसी तरह इस्तेमाल करती हैं, पहली बात।
दूसरी बात ये तर्क था कि लोगों को एक सब्सिडी तंत्र उन्हें बनाना था, लाभार्थियों की एक दुनिया बनानी थी। उस दुनिया को बनाने के लिए ज़रूरी था कि उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो। खाता ही नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कैसे करोगे आप? इसलिए किया गया था वो। तो ये पूरा जो जिसको रेवड़ी तंत्र वो कहते हैं, ये खुद नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है। और 2019 के चुनाव से पहले किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए डालना, साल में 6 हज़ार डालना, तो ये पूरी प्रक्रिया वही है। आप देखिए 2 काम उन्होंने किए थे मुख्य प्रधानमंत्री बनते ही। मैं कहता हूं 3 काम उन्होंने किए थे। पहला काम तो ये किया था कि संविधान को उन्होंने एक धर्म ग्रंथ घोषित कर दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि संविधान अब पूजा की वस्तु हो गया है, वो रखा जाएगा, उसके आसपास आरती जलाई जाएगी, भजन कीर्तन होगा। उसमें क्या लिखा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो लागू हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म ग्रंथ का कौन, धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है इससे क्या मतलब है? वो तो एक पवित्र वस्तु बन गई है, अब वो रखी हुई है, उसको खोल के देखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो सब चीजें सही हैं उसमें लिखी हुई। एक तो उसका कारण किस तरह संविधान की धार जो है ना वो मोथरी की जाए, उसके लिए धर्म ग्रंथ घोषित कर दो, एक तो ये है। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने जनधन खाते खुलवाए, ये दूसरा काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने किया। तीसरा उन्होंने काम ये किया कि आप किसानों की जमीनों का कैसे अधिग्रहण किया जाए, उसके लिए अध्यादेश जारी किए। और चूंकि उस वक्त राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए उस कानून में नहीं बदल पाए, फिर अध्यादेशों को उन्हें वापस लेना पड़ा। बाद में फिर दोबारा उन्होंने करने की कोशिश की तो देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन फूट पड़ा। आज तक वो कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि किसानों की जमीन कैसे हड़प ली जाए। अभी कुछ फ्रेमवर्क आया है, हाँ, वो लगातार जारी, वो लगातार करते ही रहेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की जो शक्तियां हैं, मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ये उनका निर्देश है कि देहातों की जमीन अकुशल हाथों में है। भारतीय किसानों को अकुशल कहते हैं, नॉन स्किल्ड हैंड्स में है, उसको स्किल्ड हैंड में लाना है। इसलिए उन लोगों की उस आबादी का ट्रांसफर शहर में होना चाहिए, और शहर में उनको छोटी छोटी स्किल, उनको कारपेंटर बनाओ, उनको लोहार बनाओ, उनको मजदूरी में लगाओ, हैं। इसके लिए स्किल मंत्रालय खोलो, जो स्किल मंत्रालय, इसको वो गुजराती के लहजे में स्किल मंत्रालय कहते हैं, हैं, वो खोलो। तो वो एक कर रखा है उन्होंने। तो इस तरीके से, और वो जब किसानों की जमीन लेते हैं तो किसान लोग उस पर नाराज होते हैं, और फिर एमएसपी के मांग की शक्ल में वो आंदोलन खड़ा होता है। ये है पूरा मामला। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूं। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।